राजपूत था मैं। 22 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद, बुद्ध की शरण में जाने के बाद तो राजनीति पीछे छूट गई। ओबामा ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो क्या आप भारत में सोच सकते हैं कि भारत में भी कभी कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा? भारत की जो सवर्ण पार्टी है, उन सवर्ण पार्टियों का रुख जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं रहा। उन्होंने जो गोरे और जो सवर्ण और दलित के जो बीच जो भेदभाव है, उसको दूर करने की ओर कोई प्रयास नहीं किया। तो आज़ादी के 70 साल बाद भी आज आप अपनी जाति देख के शादी कर रहे हो, तो कास्ट सिस्टम है नहीं है। कास्टिज्म खत्म होती है तो आपको लगता है ये जो नीचे दबे कुचले लोग हैं ये ऊपर आ जाएंगे सत्ता में, अपनी कास्ट को लेकर गर्व करेंगे। राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है। जब तक आप अपनी जाति को छाती से चिपका के रखोगे, कास्ट सिस्टम खत्म कैसे होगा? मुस्लिम शासक भारत में आए, इन्होंने उनके साथ भी सेटिंग कर ली। अंग्रेज आए, उनके साथ भी सेटिंग कर ली। तो रक्षा कौन सी करी? क्या ताकतवर रहे? 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कुचल दिया। उनकी सेना को 28,000 पेशवाओं की सेना को कुचल दिया। पूरे विश्व के इतिहास में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने, मुझे पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा शूरवीरता का मतलब उदाहरण देखने को नहीं मिला। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं पूर्व संसद राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पे हूँ इस समय। और मेरे साथ एक बार मौजूद है फिर से हरीश मेहरा जी, इसे राजपूत हैं और लगातार आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखा होगा। 22 प्रतिज्ञाएं इन्होंने ली हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से विदेशों में जो ब्लैक लोगों के साथ होता है और हमारे देश में दलितों के साथ होता है, तो दोनों में क्या लगता है आपको? लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे यहाँ पर अशिक्षा है, इस वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये दोनों मैटरों को आप किस तरीके से लेते हैं? पहले तो आपने कहा कि राजपूत था मैं। 22 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद, बुद्ध की शरण में जाने के बाद तो राजनीति पीछे छूट गई। दूसरी बात, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जैसे अमेरिका वगैरह में जो गोरे और काले का भेद है, और जो भारत में सवर्ण और दलित के बीच में जो सवर्ण जो दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, तो उनके बीच जो भेद है, तो उसमें क्या समानता है और उसमें क्या असमानता है। तो मुझे सीधा सीधा यही लगता है कि जैसे अमेरिका में है, अफ्रीका से कालों को एक समय आज से 200-300 साल पहले गुलाम बना के ले गए। उनका शोषण और अत्याचार बिल्कुल जैसा भारत में दलितों के साथ हुआ, उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया गया, उनसे काम करवाया गया, फ्री में काम करवाया गया, शिक्षा व्यापार सबसे उनको वंचित रखा गया। अमेरिका में भी वैसा ही हुआ लगभग। मगर धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत हुई वहाँ, तो वहाँ एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे जोर दिया गया डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते। तो वो धीरे धीरे वो जो भेदभाव है वो धीरे धीरे मिट गया। तो वही कारण है, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो एक समय कालों के साथ इतना भेदभाव करता था, नस्लवादी देश था, उसने एक ब्लैक को राष्ट्रपति बना दिया। ओबामा ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो क्या आप भारत में सोच सकते हैं कि भारत में भी कभी कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये तो असंभव सी चीज़ लगती है। वही है, जब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वहाँ गोरे काले का भेद बिल्कुल ख़त्म हो गया। गोरे काले का भेदभाव है, मगर वो उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक भारत में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कालों के साथ वैसा भेदभाव नहीं हो रहा। अभी आप देखेंगे कुछ टाइम पहले एक पुलिस वाले ने निर्दयता से एक ब्लैक की हत्या कर दी, गैरकानूनी तरीके से, सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक था। तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो आपने देखा पूरी सड़कें, वहाँ लोग सड़कों गोरे भी थे। हाँ, वो सड़कों पे लोग उतर आए, और उस सड़कों में जितने लोग उतरे थे उसमें जितने काले थे उतने गोरे भी थे। बल्कि उस टाइम का मैं पढ़ भी रहा था, मैंने इंटरनेट पे खोजा और वो देखा कि उसमें जो गोरे थे वो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी। अब आप देखें, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो वो ज़्यादातर वहाँ जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी का ही वोट देते हैं। जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, जो रेसिस्ट टाइप के लोग हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी का वोट देते हैं। तो वो जितने जो 50% जो उस भीड़ में काले थे, तो 50% गोरे भी थे। वो गोरे ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। भारत की राजनीति में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। भारत की राजनीति में जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो भारत की जो सवर्ण पार्टी है, उन सवर्ण पार्टियों का रुख जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं रहा। उन्होंने जो गोरे और जो सवर्ण और दलित के जो बीच जो भेदभाव है, उसको दूर करने की ओर कोई प्रयास नहीं किया। जबकि सबसे पहली ड्यूटी उनकी थी कि जो शोषित वंचित समाज है उसको बराबर लाया जाए। तो आपने देखो, जितनी सेक्युलर पार्टीज अपने आपको कहती हैं, जितनी प्रोग्रेसिव, इवन कम्युनिस्ट तक भी, आप देखें सीपीएम के पोलिट ब्यूरो में आज भी एक भी दलित नहीं है। तो उन्होंने कभी भी इस अंतर को मिटाने की कोशिश नहीं की, जो सवर्ण और दलित के बीच में अंतर जो है। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, अभी
अमेरिका में 94% या 96% जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो गोरे और काले के बीच में शादी में कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन हमारे देश में अलग है। हमारे देश में टोटली डिफरेंट है। हमारे देश में आज भी आप मैट्रिमोनियल निकाले, मैं तो कई लोग बोलते हैं मेरे से कि जात पात तो ख़त्म हो गई, जात पात तो है ही नहीं। तो मुझे ये लोग जो है ना, सबसे नीच किस्म के लोग यही लगते हैं, ये जो दिखावा करते हैं ना, जो छुपाते हैं अपनी बीमारी को छुपाते हैं। ये जात पात जो ये बीमारी है, जो इस बीमारी को छुपाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप हिंदी का मैट्रिमोनियल मत देखो, हिंदी के पेपर का, क्योंकि आप हिंदी को तो कुछ समझते ही नहीं हो। जो जनता की भाषा है हिंदी है या और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको तो आप लोग कुछ समझते नहीं हो। आपके नज़र में तो जो अंग्रेजी जानता है वही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो मैंने कहा जो आप लोग जिस भाषा को ऊंचा मानते हो, उसी भाषा के न्यूज़पेपर देख लो, जिसको पढ़े लिखे पढ़ते हैं आपकी नज़र में, प्रगतिशील लोग पढ़ते हैं। अब उसका मैट्रिमोनियल निकाल के देख लो, उसमें भी सब अपनी कास्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो आज भी आप आज़ादी के 70 साल बाद भी आज आप अपनी जाति देख के शादी कर रहे हो, तो कास्ट सिस्टम है या नहीं है? वो अमेरिका हमसे कितना आगे निकल गया। तो मुझे सीधा सीधा इसमें यही लगता है, एक तो एजुकेशन, भारत में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अमेरिका एजुकेशन में बहुत आगे निकल गया है। क्योंकि समृद्ध देश भी था अमेरिका और भारत पिछड़ा हुआ भी था, मगर 70 साल में वो प्रयास नहीं हुए एजुकेशन को लेके जो होने चाहिए थे। तो कमी क्या रह गई है? राजनेता तमाम तरीके के नहीं थे, और स्पेशली अगर मैं आपकी कम्युनिटी की बात करूं तो आप बुद्ध हो गए हैं। बार बार मैं कम्युनिटी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोगों की रक्षा का जो दायित्व था वो आप ही लोगों के कंधे पे था, क्योंकि आप मुख्य धारा के सेकंड पायदान पर हैं। तो क्या कहेंगे फिर? जिम्मेदारी तो समाज के हर हिस्से की बनती है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया हमारा देश, तो सभी का देश बन गया, सभी बराबर हो गए। वर्ण सिस्टम तो एक तरह से पॉलिटिकली तो ख़त्म ही हो गया। तो वो जिम्मेदारी तो सभी के ऊपर है देश को बचाने की। जो भी पावरफुल है उसकी जिम्मेदारी थी कि नीचे जो समाज का नीचे जो दबा कुचला हिस्सा है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित समाज है, उसको ऊपर उठाया जाए। मगर हम यही दुर्भाग्य है हमारे देश में, जो पावरफुल है, जो पहले से ही पावरफुल थे, जो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग थे, जो सत्ता में भी रहे, जो हर फील्ड में रहे, जुडिशरी में, उन्होंने इस और कोई प्रयास ही नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर देख लो ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। तो उन्होंने कास्ट के हिसाब से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाने वाली, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश भी तो होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि ये बीमारी है, ये जो कास्टिज़म है ये एंटी नेशनल है। अपने लास्ट स्पीच जो संविधान सभा में भी कहा। तो उसके बाद जब संविधान भी लागू हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको ख़त्म करने की कोशिश कहाँ की? कोई एफर्ट ही नहीं हुए ना। कोई एफर्ट होंगे तो वो बीमारी दूर होगी। हमारे ये ऐसी तो कोई बीमारी हम मानते नहीं, क्योंकि आपके अंदर ईगो थी, आपको उसको फ़ायदा मिल रहा था उस स्टेज का, आपको पावर सत्ता सब मिल रही थी कास्टिज़म की वजह से। और कास्टिज़म ख़त्म होती है तो आपको लगता है ये जो नीचे दबे कुचले लोग हैं ये ऊपर आ जाएंगे सत्ता में, हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपके मन में मैल था, तो आपने वो उस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करी, है ना। कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो वो सिस्टम वैसे ही बनेगा, जिसकी जाता है आप उसको टिकट दे रहे हो, आप योग्यता भी नहीं देख रहे। तो यही वजह है कि भारत से जो कास्ट सिस्टम न ख़त्म हुआ है ना, अभी हाल फिलहाल में इनके जो रंग ढंग है हमारे देश के लीडर्स के, वो लग भी नहीं रहा कि ख़त्म होंगे। अब आप देखो ना, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर XYZ कोई भी है, मिनिस्टर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, अपनी कास्ट को लेके गर्व करेंगे, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं। अब जो वो लीडर ही इस बात पे गर्व कर रहा है, जिस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, जब तक आप अपनी जाति को छाती से चिपका के रखोगे, कास्ट सिस्टम ख़त्म कैसे होगा? कास्ट सिस्टम तो तभी ख़त्म होगा ना जब हम इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करेंगे। जब हम कहेंगे यार मुझे तो गर्व है अपनी कास्ट के ऊपर, तो ख़त्म होगी कास्ट। कास्ट कब ख़त्म होगी? कास्ट को जब आप उसको लात मारोगे, आप उसको धुतकारोगे। और घमंड करने लायक भी नहीं है कास्ट। मैंने आपको पहले भी बोला, या तो इन्होंने कोई ऐसा कोई महान काम किया हो, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, मैं तो नीच मानता हूँ, इन्होंने कोई महान काम किया हो जो आप अरे देश की रक्षा की है उन्होंने। देश की रक्षा क्या किया आप खुद ही देख लो ना, कौन सी रक्षा की? पहले तो देश का सिस्टम ही नहीं था। चलो मान के चलते हैं ये हिंदुस्तान एक राष्ट्र था, हालांकि था नहीं, रियासतें थी। बाहर से जितने आए, मुग़ल आए, पठान आए, सब हराते गए। तो वो आए कैसे? किसने रक्षा की? रक्षा अगर ये कर लेते देश की, तो क्या वो अंदर आ पाते? और ये सारे आपस में, रियासतों में आपस में जंग कर रहे थे, हर टाइम तो जंग करते रहते, तो देश विकास कैसे करेगा? राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
हर आदमी के लिए रियासत ही अपनी वो कंट्री थी, अपनी रियासत को ही देश समझता था। तो फिर वो कौन रक्षा करेगा देश की? उनके अंदर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था देश का। आपस में लड़ते रहते थे, ना विकास कर सकता है देश। तो आपको क्या लगता है, आपका जो आप मानते हैं इस चीज़ को कि राजपूतों का भी शोषण कहीं ना कहीं मनुवाद के थ्रू हुआ है? शोषण तो हर किसी का हुआ है, मगर मैं कह रहा हूँ वो जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं लड़ाई में, हर फील्ड में, हमारा आज कहते हैं कि वो हम ताकतवर हैं, हमने रक्षा करी है, वो तो कोई रक्षा नहीं कर पाए। जब मुस्लिम शासक भारत में आए, इन्होंने उनके साथ भी सेटिंग कर ली, अंग्रेज आए उनके साथ भी सेटिंग कर ली, तो रक्षा कौन सी करी? क्या ताकतवर रहे? मुझे तो ताकत का जो एक नमूना मिलता है जो विश्व के इतिहास में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, बल्कि मुझे दुर्भाग्य है आज तक हमें सिलेबस में पढ़ाया भी नहीं गया। 5-6 साल पहले मेरे को पता लगा कि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कुचल दिया, उनकी सेना को, 28,000 पेशवाओं की सेना को कुचल दिया। पूरे विश्व के इतिहास में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने, मुझे पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा शूरवीरता का मतलब उदाहरण देखने को नहीं मिला, इतना गौरवशाली मतलब वीरता की मिसाल नहीं मिली। और महार जो थे वो दलित कम्युनिटी के, जिन्होंने उन पेशवाओं को हराया, जिनको आज तक आपने लड़ने का मौका नहीं दिया हज़ारों सालों से। उनको अगर लड़ने को मौका मिला होता तो हो सकता कि भारत कभी गुलाम भी ना रहता, मगर उनको आपने उनको लड़ने का मौका नहीं दिया। आपको ये था कि हम ही लड़ेंगे, हम ही पावरफुल हैं। जिस कम्युनिटी ने ये इस देश में कास्ट सिस्टम बनाया, मैं तो उसको सबसे धूर्त कौम मानता हूँ। जिस कम्युनिटी ने ये सारे कास्ट सिस्टम बनाया, देश को कई टुकड़ों में बांट दिया, उसने एक क्षत्रिय वर्ग बना दिया, उसको बता दिया कि आप तो महान हो, आपसे जैसा शूरवीर कोई नहीं है, इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा देश तो शक्तिशाली तब था जब अशोक का साम्राज्य था, पूरा देश ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एक राष्ट्र में बंधा हुआ था, बाहर से कोई आक्रमण भी नहीं कर पाता था। तो उस टाइम हमारा देश गौरवशाली था, उस टाइम हमारा देश विश्वगुरु था, हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ थी, पढ़ने के लिए बाहर से आते थे। बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ जो थी हमारी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ के सबूत मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए सब रास्ते खुले थे, हर कोई पढ़ लिख सकता था, हर कोई सैनिक बन सकता था। जब आपने ये बंदिशें लगा दी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सैनिक बनेगी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ये काम करेगी, वो काम करेगी, तो देश तो टुकड़ों में बट गया ना। तो वही बाबा साहब ने कहा कि ये देश विकास इसलिए नहीं कर पाया। इवन बाबा साहब के जो अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने लिखा, ये कास्ट सिस्टम जो है भारत की प्रगति का सबसे बड़ा में रुकावट है। वो जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, उन्होंने आज तक कौन सा एजेंडा इस पे चलाया कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का? किसी ने नहीं चलाया। क्योंकि जो भी हमारे देश की जितनी भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, प्रगतिशील पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप हमेशा सवर्ण रही। वो सवर्ण चाहते नहीं कि जो नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित समाज है, आदिवासी है, पिछड़े समाज के लोग, वो ऊपर आए। तो यही वजह है हमारे देश के पिछड़ेपन की। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये हमारे देश के माथे पर कलंक है, ये जो कास्ट सिस्टम है। और जिन्होंने इस व्यवस्था को ढोया, इस व्यवस्था को बनाया, इसको आगे चलाया, वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। तो अब समय आ गया है कि जब हमें पीछे देखने के बजाय आगे देखना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कि हम सब एक दूसरे को एक भारतवासी की नज़र से देखें, तभी देश आगे तरक्की करेगा ना। अगर हम एक दूसरे को हम वोट डालने जाए, हम देखें पहले मेरी कास्ट कौन सा कैंडिडेट है, मेरे ऑफिस में आए मेरी कास्ट के कितने लोग हैं, ट्रेन में बैठे सबसे पहले कास्ट पूछे, किराए पे मकान दे सबसे पहले कास्ट पूछे, शादी के टाइम कास्ट पूछे। तो वो जो भाईचारे की भावना वो पैदा ही नहीं होगी ना। बाबा साहब ने ये तो कहा अपनी स्पीच में, ये जाति जो है ये आपस में ईर्ष्या बनाए रखेगी, ईर्ष्या द्वेष बनाए रखेगी, एक दूसरे में वैमनस्यता फैलाएगी। तो इसलिए इसका ख़त्म होना ज़रूरी है। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, इस कास्ट सिस्टम को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे देश तरक्की कर ही नहीं सकता। तो मेरा तो सौभाग्य है, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनकी वजह से मैं बुद्धिस्ट भी बनाऊँ, अम्बेडकराइट भी बनाऊँ, तो उन्होंने जो मिशन चलाया, मिशन जय भीम के थ्रू जो भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा, ये कास्ट सिस्टम वगैरह भारत से ख़त्म नहीं होने वाला। तो मुझे खुशी है, मैं उस मिशन का हिस्सा हूँ, और उस मिशन में रहकर ही हम जो है बाबा साहब का सपना भी पूरा करेंगे और भारत को एक मजबूत और एक राष्ट्र के रूप में तैयार भी करेंगे। तो हरीश मेहरा जी, मेरे साथ ये तमाम बातें आपने सुनी हैं, और इस तरीके की सोच अगर पूरे देश में तमाम लोगों की हो जाए तो नो डाउट जो इतने सालों से एक नारा हमारे देश में गूंज रहा है विश्व गुरु बनने का, उस ओर ज़रूर हमारा देश बढ़ेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।